अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट विल बी एडिशन ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस को ऐड कैसे किया जाता है। हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 2 में ये डिस्कस की थी, किया था कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके लिए हमने दो तरीके देखे थे, सिम्बॉलिक डायग्राम होती है और उसकी दूसरी होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और उनको ऐड किस तरह से किया जाता है। और हमने ये कहा था कि वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, एक स्पेसिफाइड रूल होता है जिसको हेड टू टेल रूल बोलते हैं। जो फोर्सेस होती हैं, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इनको भी ऐड किया जाएगा हेड टू टेल रूल से। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे पॉसिबल है? हेड टू टेल रूल से। फोर्सेस भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इसलिए इनको भी हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड किया जाएगा। आप हेड टू टेल रूल इन डिटेल चैप्टर 2 में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। बेसिकली हमारा चैप्टर है कि फोर्स के थ्रू आप बॉडीज को कैसे रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। टर्न का मतलब होता है रोटेट करवाना किसी पॉइंट के अराउंड। कहते हैं हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया, ये तो हमने लर्न कर लिया कि किसी फोर्स की वजह से आप किसी बॉडी की लीनियर मोशन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा मूव ऑन कर रहा है, जैसे कोई गाड़ी है तो वो सीधी डायरेक्शन में मूव ऑन करती है, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव ऑन करती है, उसको कहते हैं लीनियर मोशन। हमने ये तो देखा कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई फोर्स अप्लाई करते हो लीनियर मोशन में, तो आप उसको एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करवा सकते हो, मतलब उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो। कहते हैं इसके अलावा फोर्स का जो एक और एडवांटेज है या इफेक्ट है ये है कि वो ऑब्जेक्ट्स को रोटेट भी करवा सकता है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि फोर्स के थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स में टर्निंग इफेक्ट कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हो। तो ये सारा चैप्टर बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है कि फोर्स अप्लाई करने से आप ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में या कैसे मूव करवाते हो या रोटेट कैसे करवाते हो। कहते हैं इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना, हम लोग देखते हैं जब आप घरों में डोर को ओपन या क्लोज करते हो तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो, जिसकी वजह से जो डोर है वो मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है फिक्स पॉइंट के अराउंड। इसको हम देखते हैं कि जब आप डोर के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अपने हिंज के अराउंड जो है रोटेट करेगा। इसी को हम लोग नाम दे देते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको मैं आपको ना डायग्राम के थ्रू भी इंडिकेट करवा देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये कोई डोर है, दरवाज़ा है, और ये यहाँ पे ना कनेक्ट हुआ है, मतलब इसको यहाँ पे फिक्स किया गया है, और जिसके थ्रू इसको जहाँ पे फिक्स किया जाता है उसको हिंग्स बोलते हैं। जब आप डोर के इस एंड के ऊपर फोर्स लगाते हो, हाथ से इस डोर को आगे पीछे करते हो, इसका मतलब है आप फोर्स लगा रहे होते हो, जिसकी वजह से ये डोर जो है या तो वो इस तरफ रोटेट करेगा या वो अंदर की तरफ रोटेट करेगा। तो हम कहते हैं ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होता है, कि फोर्स अप्लाई करने से जो डोर है वो रोटेट कर रहा है हिंग्स के अराउंड, मतलब इस फिक्स एंड के अराउंड वो क्या करना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे एग्जांपल उसने यही दी है कि जब वो रोटेट करता है अपने हिंग के अराउंड तो उसको हम नाम देते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कहते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जब आप पानी के टैप को ओपन करते हैं। आप लोग के घरों में अक्सर यूजुअली हम लोग कंसीडर करते हैं पानी की टूटियाँ होती हैं, जैसे ये पानी की टूटी है, आप इसकी जो टैप है ना, जब आप इसको रोटेट करवाते हो तब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो, जिसकी वजह से ये रोटेट कर रही होती है। इसको भी आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हो, ठीक है। कहते हैं अब हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देखते हैं, उसमें हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के फोर्स की वजह से जो चीज़ें रोटेट हो रही होती हैं उसमें मोस्ट कॉमनली कौन से टर्म्स इस्तेमाल होती हैं और उनको डिफाइन किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले कहते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी को डिफाइन करते हैं। कहते हैं रिजिड बॉडी जो है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस वो चेंज नहीं हो रहा, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं वो रिजिड बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बॉडी है, अगर मैं इसको रोटेट करवाऊँ, यहाँ पे एक फोर्स लगा दूँ तो इसको मैं रोटेट करवाना शुरू कर दूँ, तो कोई भी पॉइंट ए या बी, कोई दो पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे ही रहेंगे। अगर ये रोटेट करेगी तब भी ए और बी पॉइंट्स के दरमियान का तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा ना। तो
ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उसके किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस चेंज ना हो, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। मैंने एग्जांपल आपको ये दे दी है कि एक रिजिड बॉडी है, अगर आप इसके इस एंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये रोटेट तो करेगी लेकिन ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये रिजिड बॉडी है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो इस डायरेक्शन में तो ये रोटेट करना शुरू हो जाती है। कहते हैं जब ये रोटेट करती है तब हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे ये रोटेट करेगी इस ऑब्जेक्ट या इस बॉडी का हर पॉइंट, मैंने यहाँ पे दो सपोज किए हैं, आप कोई सा भी पॉइंट ये कंसीडर कर लें, यहाँ पे कंसीडर कर लें, कोई भी रैंडम डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, कहते हैं हर पॉइंट जो है ना वो भी रोटेट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है, जब ये बॉडी पूरी रोटेट करेगी तो ये पॉइंट ए भी सर्कल में रोटेट करेगा। जो पॉइंट बी है वो भी जब रोटेट करेगी पॉइंट बी भी सर्कल में रोटेट करेगा। लेकिन ये देखें, अगर मैं कहती हूँ इस एंड के अराउंड वो रोटेट कर रही है ये ऑब्जेक्ट, तो ए का डिस्टेंस इस पॉइंट से ज़्यादा है ना, पार्टिकल पॉइंट ए का डिस्टेंस इस फिक्स्ड एंड से जिसके अराउंड वो रोटेट कर रही है उससे ज़्यादा है, तो ये सर्कल बड़ा होगा और इसका सर्कल छोटा होगा। मतलब ये डिपेंड करेगा कि जिस एंड के अराउंड वो रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, आप जो पॉइंट ले रहे हो उस पॉइंट का उस सेंटर से डिस्टेंस कितना है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका सर्कल उतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ए दूर है, इस एंड पे मैं कहती हूँ कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है, जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो जो ए पॉइंट पार्टिकल है उसका सर्कल बड़ा है, बी पार्टिकल का सर्कल छोटा है। तो हम कहते हैं हर एक अपने फिक्स्ड सर्कल्स में रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, आगे वो कहते हैं ये जो सर्कल्स हैं इनके सेंटर को जो लाइन मिला रही होती है ना उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन भी आ जाएगी, वो लाइन जो इन सर्कल्स के सेंटर को मिलाती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे इसको आप एग्जाम फिगर में भी शो किया हुआ है कि ओ जी जो है वो लाइन क्या कर रही है, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को मिला रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहते हैं आपने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है तो यहाँ पे आप ये एक एक्टिविटी देखें, इससे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। कहते हैं ये हमारे पास ना ये एक सीसा है, ठीक है, जिसके ऊपर बच्चे यूजुअली खेल रहे होते हैं। ठीक है, ये इसका एक सेंटर पॉइंट है जिसको पिवट पॉइंट भी कहते हैं। कहते हैं आपने क्या किया, इसके एक एंड पे एक बच्चा बिठा दिया और दूसरे एंड पे दूसरा बच्चा बिठा दिया। कहते हैं लेकिन आपने ये करना है कि जो इसकी लेफ्ट साइड पे ये जो बच्चा बैठा है उसका हम कहते हैं हमारे पास वेट कम है, और ये जो राइट साइड पे पर्सन बैठा है या बच्चा बैठा है इसका वेट ज़्यादा है, मतलब ये मोटा है और ये स्मार्ट है। कहते हैं फिर पहले क्या आएगा, स्टार्टिंग में क्या करें, ये भी एंड पे बैठा है और ये भी एंड पे बैठा है, ये बाद वाली सिचुएशन है कि वो आगे चला गया। कहते हैं दोनों का डिस्टेंस अगर सेम होगा, मतलब पहले ये भी एंड पॉइंट पे बैठा है ये भी यहाँ पे बैठा होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन फोर्स वेट फोर्स किसकी ज़्यादा होगी, जो जाहिर सी बात है जो हेल्दी होगा, जो मोटा होगा, तो यहाँ पे उसकी डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ होगा, और ये जो हमारे पास लाइटर चाइल्ड होगा इसकी फोर्स जो होगी वेट फोर्स वो कम होगी, तो इसलिए ये वाला जो साइड है ये ऊपर की तरफ मूव ऑन कर जाएगी और ये नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हैवियर चाइल्ड मूव डाउन। कोई आप बताएं अगर ये इस साइड पे बैठा है और इस साइड पे बैठा है तो किस साइड वाले जो एज है वो नीचे की तरफ होगा। तो कहते हैं हमें जाहिर सी बात हमें पता है जो साइड पे ये जो हैवियर चाइल्ड है वो बैठा होगा वेट फोर्स से ज़्यादा होगी नीचे की तरफ, तो यहाँ से ये जो सीसा है वो डाउनवर्ड होगा और यहाँ से वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे यही बात करें बिकॉज ही इज़ एग्जर्टिंग लार्ज फोर्स। कहते हैं अब क्या करो, अब आप एक काम करो, ये जो हेल्दी पर्सन इस कॉर्नर पे बैठा था ना उसको थोड़ा आगे ले जाओ। अब पिवट पॉइंट से इस चाइल्ड का इस बच्चे का डिस्टेंस कम हो गया। वो कहते हैं अब बताओ कि हमारे पास क्या अफेक्ट आएगा, क्या आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, कहते हैं वी विल सी दैट दिस सीसा टिल्ट्स टू द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड लाइटर चाइल्ड मूव्स डाउन। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही आप इस हैवियर चाइल्ड को थोड़ा सा आगे लेके आओगे तो हमारे पास ये जो इस साइड वाला एज था ये ऊपर चला गया था, या लाइटर जो चाइल्ड है वो थोड़ा ऊपर वाली साइड पे हो गया था वो नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे।
कहते हैं फिर यहाँ से हमें ये बात पता चली कि जो टर्निंग इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि वो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि फोर्स लग कहाँ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा था कि जब इसको भी मैंने कॉर्नर पे बिठा दिया था तो ये ऊपर को उठ गया था, लेकिन जैसे ही, क्योंकि वेट फोर्स इधर ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस चाइल्ड को थोड़ा आगे कर दिया है तो ये जो ऊपर की तरफ यहाँ से चाइल्ड, लाइटर चाइल्ड ऊपर चला गया था, वो दोबारा नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कम कर दिया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो चीज़ें मैटर कर रही हैं। पहली बात कि वेट फोर्स फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा सेंटर से डिस्टेंस मैटर कर रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें मैटर कर रही हैं। पहली बात कि वो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरी बात कि वो डिपेंड कर रहा है कि लोकेशन क्या है, किस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे ये बात फिर कहते हैं हम लोग अगर इससे रिजल्ट इंट्रोड्यूस करवाएं, या हम कहें कि एट द एंड क्या है, कहते हैं, कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी टर्निंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। दूसरी बात इसके अलावा कहते हैं लार्जर दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ग्रेटर, कि जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना टॉर्क भी ज़्यादा होगा। तो टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहली बात कि फोर्स कितनी लग रही है, दूसरी सेंटर से डिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा या जितनी ज़्यादा फोर्स होगी टर्निंग इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम दो तीन टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है क्या। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, कहते हैं वो लाइन जिसके अलॉन्ग जो फोर्स होती है वो एक्ट कर रही होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम नाम दे देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास मोमेंट आर्म की मोस्ट कॉमनली डेफिनेशन पूछी जाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से भी पूछा जाता है। मोमेंट आर्म क्या है? कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, के जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है वहाँ से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म का। ये मज़ीद फिगर के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो सेंटर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है वहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को नाम देते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, कहते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग फोर्स का टर्निंग इफेक्ट देखेंगे, और परपेंडिकुलर और डिस्टेंस ये जो मोमेंट आर्म है इसका इफेक्ट भी हम देखेंगे कि अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो रोटेशन या टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर मोमेंट आर्म कम होगा तो टर्निंग इफेक्ट भी कम होगा। कहते हैं फॉर एग्जांपल, ये आप ना एग्जांपल लेते हैं डोर की। ये डोर है, इस एंड से ये फिक्स्ड है, हिंग्स लगे हुए हैं, और अगर आपने डोर को ओपन करना है तो आपने ये जो हैंडल होता है ना ये इस एंड पे लगाया होता है। आप यहाँ से पकड़ के फोर्स मतलब लगाते हैं और इस डोर को आगे पीछे रोटेट करवाते हैं। कहते हैं अगर आप फोर्स यहाँ पे हैंडल पे नहीं लगाओगे ना, यहाँ पे मतलब जो यहाँ से हिंग से कम डिस्टेंस के ऊपर है इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाओगे तो इस डोर को रोटेट करवाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे कि यही बात करते हैं हार्डर टू ओपन द डोर बाय पुशिंग एट अ पॉइंट क्लोजर टू द हिंग्स। यहाँ से अगर हिंग्स हैं, अगर मैं यहाँ पे फोर्स नहीं लगाती बल्कि इन हिंग्स के पास यहाँ पे फोर्स लगाती हूँ तो इस डोर को ओपन करना या बंद करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो हैंडल है ना ये वाला, ये हिंग्स से मतलब इस पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर लगाया जाता है। कहते हैं इसके अलावा इसकी एग्जांपल ली जाती है ये स्पैनर के, या आप लोगों ने अक्सर नट वगैरह को टाइट करने के लिए ना ये स्पैनर यूज़ करते हैं जिसको रेंच भी बोलते हैं। कहते हैं आपने नट को टाइट करना हो या लूज़ करना हो ना, आप इस एंड के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हो और इसको रोटेट करवा रहे होते हो। कहते हैं अगर मैं इस एंड की बजाय यहाँ पे फोर्स लगाऊंगी ना पॉइंट ए के ऊपर तो उसका टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, वो इजीली रोटेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं पॉइंट बी के ऊपर जो ज़्यादा डिस्टेंस पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा डिस्टेंस पे है या मोमेंट आर्म ज़्यादा है, वहाँ पे फोर्स लगाऊंगी तो वो इजीली रोटेट कर सकता है। यहाँ तक आई थिंक सो काफ़ी है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।